Hello, good morning everyone. Welcome to the Vedant Education. This is class 12 science, chemistry and the P block chapter which we are having through group 15 elements. Okay, group 15 नाइट्रोजन फैमिली हम बात कर रहे थे और उसके अंदर काफ़ी सारे लेक्चर्स हम पढ़ चुके थे जिसके अंदर अमोनिया तक की बात हम कर चुके थे। हमने डाइनाइट्रोजन गैस की बात की थी, कैसे वो बन रही है, क्या उसकी प्रॉपर्टीज है और क्या उसकी यूजेस है। हमने अमोनिया NH3 की बात हमने कर ली थी। NH3 कैसे बनाया जा सकता है, क्या उसकी प्रॉपर्टीज है। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट जो है वो क्या था, हैबर प्रोसेस था। ठीक है, हैबर प्रोसेस, हैबर प्रक्रम। ठीक है, इसके बाद में जो अब हमारे पास में कंपाउंड आता है गाइस, वो लास्ट है इस यूनिट का, जो आपके पास ग्रुप 15 है। उसके बाद हम ग्रुप 16 की बात करेंगे। ठीक है गाइस, तो देखिए जो कंपाउंड हम इसमें पढ़ने वाले हैं नाइट्रोजन का, वो है अब हमारे पास में वो होगा नाइट्रिक एसिड। ओके गाइस, सो लेट्स टॉक अबाउट द नाइट्रिक एसिड। नाइट्रिक एसिड आज अपन इसमें बात करेंगे। देखिए नाइट्रिक अम्ल, नाइट्रिक एसिड। ठीक है, देखिए ये एक ऑक्सो एसिड है। क्या है ये? एक ऑक्सो एसिड है, ऑक्सो अम्ल है। ऑक्सो अम्ल का क्या मतलब होता है बच्चों? ऑक्सो अम्ल का मतलब होता है कि कोई भी कंपाउंड या कोई भी ऐसा नॉन मेटल, ठीक है, कोई भी ऐसा अधातु जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का कम से कम एक बॉन्ड रखते हो और उनकी एसिडिक नेचर हो। तो हमारे पास इसके बहुत सारे ऑक्सो एसिड्स हैं। ठीक है ना, हमारे पास इसके बहुत सारे ऑक्सो एसिड्स हैं, जैसे H2N2O2 है ना, इसको बोलते हैं हाइपोनाइट्रस अम्ल कहते हैं इसको, है ना। जैसे हमारे पास में है HNO2, इसको बोलते हैं नाइट्रस अम्ल कहते हैं। ठीक है, जैसे हमारे पास में है HNO3 है, नाइट्रिक अम्ल इसको कहते हैं। तो ऐसे हमारे पास में बहुत सारे इसके ऑक्सो एसिड्स हैं। ठीक है, तो इसके अंदर अगर अपन देखें तो सबसे इंपॉर्टेंट हमारे पास क्या है, नाइट्रिक एसिड सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सबसे ज्यादा काम में आता है और सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो बहुत सारे केमिकल रिएक्शंस में, कंपाउंड्स में, इंडस्ट्रीज में, लैबोरेटरीज में नाइट्रिक अम्ल जो है वो बहुत ज्यादा यूज में आता है गाइस। इसलिए ये क्या है, हमारे लिए इंपॉर्टेंट है और इसके बारे में हम बात करें तो थोड़ा सा हम ऑक्सो एसिड के बारे में इसी के ऊपर बात कर लेते हैं। हम कह रहे हैं कि भैया ऑक्सो अम्ल, ऑक्सो अम्ल मतलब उस अधातु के साथ में कम से कम एक ऑक्सीजन हाइड्रोजन का बॉन्ड होना सबसे जरूरी है। ठीक है, तो वो अगर बॉन्ड होगा, इन दैट केस यू फाइंड कि ये क्या है हमारे पास में, ये है हमारा HNO3, ये है नाइट्रिक एसिड और इसको बोलेंगे OH आबंध। ठीक है, इसी को हम क्या कह रहे हैं, ऑक्सो अम्ल। तो देखिए हमारे पास में क्या है, नाइट्रोजन के कितने सारे, 3 हम ऑक्सो एसिड्स की बात कर रहे हैं, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट ऑक्सो एसिड क्या है हमारा, नाइट्रिक एसिड है। इसी के बारे में हम डिटेल में बात करेंगे। ठीक है, देखिए इसके निर्माण की विधियों की हम बात करें, निर्माण की हम बात करते हैं, प्रिपरेशन की अगर अपन बात करते हैं तो प्रिपरेशन कैसे इसका हो सकता है। सबसे पहला इंपॉर्टेंट देखिए, सोडियम या पोटेशियम नाइट्रेट के साथ H2SO4 को गर्म करने पर क्या देगा, ये HNO3 देता है। गाइस मैं कह रहा हूं सोडियम या पोटेशियम का नाइट्रेट ले लीजिए। ठीक है, सोडियम या पोटेशियम का नाइट्रेट ले लीजिए, क्योंकि दोनों की नेचर एक जैसी है। तो इनके नाइट्रेट जो है, क्योंकि
देखो वैसे भी इनको क्या कहते हैं, सोडियम को चिली साल्टपीटर बोलते हैं, इसको कहते हैं चिली साल्टपीटर। ये आ चुका है एक बार, KNO3, इसको बोलते हैं इंडियन साल्टपीटर। आ गया ना। इसी चैप्टर के ग्रुप 15 के स्टार्टिंग में इसकी हमने बात की थी, अवेलेबिलिटी की बात की थी कि भैया नाइट्रोजन कहाँ है, एनवायरनमेंट के अंदर है और बाकी रॉक सॉल्ट्स के अंदर होता है, मिनरल्स में होता है, जिसके अंदर कुछ एग्जाम्पल हमने दिए थे कि भैया चिली साल्टपीटर एंड इंडियन साल्टपीटर्स। ठीक है, इसको आप हीटअप कर रहे हैं किसके साथ में, H2SO4 के साथ में आप इसको हीटअप कर रहे हैं। ठीक है, और अगर आप ऐसा करते हैं तो क्या होगा, ये जो हमारे पास में कंपाउंड है दैट इज जस्ट लिबरेटिंग आउट वन H एंड रिप्लेसिंग द हाइड्रोजन, तो ये हो जाएगा हमारे पास NaHSO4 प्लस HNO3। ये हो गया हमारा नाइट्रिक अम्ल। ठीक है क्या, देखिए आप यहां से आप सोडियम को भी रिप्लेस कर सकते थे या फिर आप इसमें से पोटेशियम भी ले सकते थे, कोई भी चीज लेते उसी के हिसाब से आप ये रिएक्शन लिख सकते हैं। यहाँ पे पोटेशियम लेते हैं इंडियन सॉल्टपीटर, देन इट कम्स हियर पोटेशियम। ओके, तो ये है इसका पहला प्रिपरेशन का मेथड। ओके, दूसरा इसका जो मेथड है गाइस वो काफी इंपॉर्टेंट मेथड है। उसके अंदर देखिए क्या चीज अपन बात करेंगे, इसको इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि ये नाम की रिएक्शन है। ठीक है, और दूसरी बात ये एक ऐसा प्रोसीजर है जिसके अंदर कई मल्टी स्टेप प्रोसीजर हो रहा है। ठीक है, तो फर्स्ट प्रिपरेशन मेथड ये हो गया, और सेकंड देखिए ओस्टवाल्ड विधि। ठीक है, क्या करना है इसमें, इस विधि में अमोनिया, कौन, अमोनिया का ऑक्सीकरण करते हैं। ठीक है, क्या करना है, अमोनिया का ऑक्सीकरण करना है। अब देखना इसमें वही जैसे आप लोगों ने देखा था कि हेबल प्रोसेस देखा था, वैसे ही क्या है इसमें भी हमें ऑप्टिमम कंडीशंस मेंटेन करनी होती है। इसका मतलब क्या हो गया, इसमें भी हमें इष्टतम परिस्थिति को मेंटेन करना है, कुछ दाब, कुछ ताप और कुछ कैटालिसिस में डालने पड़ेंगे ताकि ये अधिकतम यील्ड दे सके, अधिकतम उत्पाद दे सके। ठीक है, तो ओस्टवाल्ड विधि क्या है आपको पूछ ले, अगर ऐसा ना बोले कि नाइट्रिक एसिड के प्रिपरेशन की बात ना करे कि भैया कैसे बनेगा, उसकी बात ना करके आपको ये बोले कि बताइए कि ओस्टवाल्ड विधि क्या है, उसको एक्सप्लेन कीजिए, तो आप बोलेंगे कि ओस्टवाल्ड विधि नाइट्रिक एसिड के निर्माण की विधि है जो अमोनिया के ऑक्सीकरण से बनती है। ठीक है, देखिए इसमें स्टेप 1 क्या है, स्टेप 1 में अमोनिया को वायुमंडल की ऑक्सीजन के साथ गर्म करके ऑक्सीडाइज किया जाता है। क्या कर रहे हैं, इसका ऑक्सीकरण कर रहे हैं। यहाँ पे प्लैटिनम और रुथेरियम जैसे कैटालिस्ट ले सकते हैं। कैटालिस्ट आप लोग जानते होंगे, क्या बोलते हैं, उत्प्रेरक बोलते हैं। यहाँ पे आप देखिए कि इसमें 500 केल्विन टेम्परेचर एंड 9 बार इसमें प्रेशर लिया जाएगा। ठीक है, समझ में आ रही है कि आपको कहानी। देन इट गिव्स, ये क्या देता है, यहाँ से NO प्लस H2O का फॉर्मेशन करता है। आप इसको बैलेंस करेंगे, देन यू सी 4, 5 एंड 4, 6। तो इसमें ये क्या है हमारे पास, दिस इज नाइट्रिक अम्ल। बोलेंगे क्या, नहीं बच्चों, अम्ल तो क्या होता है, HNO3 होता है। ये अभी नाइट्रिक अम्ल नहीं है, ये है नाइट्रिक ऑक्साइड है। तो इससे हमें क्या मिला, नाइट्रिक ऑक्साइड मिला। तो यही जो नाइट्रिक ऑक्साइड है गाइस, ये फिर से ऑक्सीडाइज होता है, जो NO है वो फिर से ऑक्सीडाइज होता है एंड इट गिव्स नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। समझ में आ रही बात। तो ये क्या देता है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड देता है। ठीक है, और देखिए इस तरीके से आप इसको बैलेंस कर सकते हैं। इन द थर्ड स्टेप,
स्टेप थर्ड, तीसरे स्टेप में क्या होगा, ये जो NO2 है, this NO2 reacts with the water molecules, whether those water molecules are here formed in itself in the reaction, इसी रिएक्शन में बनने वाले वाटर मॉलिक्यूल हो सकते हैं, या फिर आपने एक्सटर्नली उसमें थोड़ा बहुत ऐड किया हुआ है वाटर, ठीक है। तो ये नाइट्रोजन डाइऑक्साइड इस वाटर से रिएक्ट करके क्या दे देगा, HNO3 and some NO can also be liberated out, यहाँ पे कुछ NO भी बन सकता है, ठीक है। तो आपके पास ये NO2 जो है वो वाटर के साथ रिएक्ट करके ऐसा कुछ दे रहा है, एंड यू सी फॉर द बैलेंसिंग लाइक दिस, ठीक है। नाउ ये है आपका नाइट्रिक एसिड, नाइट्रिक अम्ल। अब हमारे पास यहाँ पे बात आती है कि सर ये जो NO बन रहा है, क्या ये वेस्टेज है, इज इट वेस्टेज ऑफ द कंपाउंड और इन द रिएक्शन? नहीं, ये वेस्टेज नहीं है। एग्जैक्टली नाइट्रिक एसिड यहाँ पे क्या हो जाएगा, स्टोर्ड एज लिक्विड, और ये जो आपका NO बन रहा है इसको आप वापस से रिटेन कर सकते हैं, वापस से आपके फर्स्ट स्टेप के अंदर, या फिर आप जो सेकंड स्टेप है ऑक्सीडेशन वाला, उसको वापस से ले जा सकते हैं, कहां पर, रिसाइकिल करके सेकंड स्टेप के अंदर ऑक्सीडेशन के लिए, ठीक है। ये जो NO है, ये NO जो है पुनः चक्रित हो सकता है, और कहां जाकर के, यहां पे। गाइस समझ में आ रही है बात? तो ये जो NO है, नाइट्रिक ऑक्साइड, जो एक रेजिड्यू के बाय प्रोडक्ट के रूप में जो आपको वेस्ट लग रहा है, दैट इज गिव बैक टू द सेकंड स्टेप फॉर द फर्दर ऑक्सीडेशन। वापस से ऑक्सीडेशन के लिए दूसरे स्टेप के अंदर ही पहुंच गए हैं, ठीक है। अच्छा देखिए, यहां पर जो भी नाइट्रिक एसिड मिल रहा है ना हमें, यहां पर जो भी नाइट्रिक एसिड मिल रहा है ना, कौन से में, ऑस्वाल्ड प्रोसीजर के अंदर, ध्यान देना मैं ऑस्वाल्ड की बात कर रहा हूं, ये सारा ऑस्वाल्ड प्रोसीजर है। यहाँ पर HNO3 जो है ना गाइस, वो कितना है, 68% तक प्राप्त करते हैं, ठीक है। यहाँ HNO3 कितनी परसेंट तक मिलेगा, 68% तक मिलेगा, जो आसवन से प्राप्त होता है। क्योंकि आप ये देखिए कि यहाँ पे जो HNO3 बन रहा है वो बहुत ज्यादा डाइल्यूट होता है, डाइल्यूट मतलब तनु होता है, और उसको आप क्या करना चाहते हैं, सांद्र करना चाहते हैं, तो उसका आसवन करके आप क्या कर सकते हैं, उसको 68% तक तो कर सकते हैं, उससे ज्यादा कंसंट्रेट नहीं कर सकते, ठीक है। अच्छा, अगर और ज्यादा कंसंट्रेट करना है तो HNO3 को 98% तक सांद्र किया जा सकता है, और ये कैसे होगा, जो H2SO4 के द्वारा निर्जलीकरण से होता है, ठीक है। H2SO4 क्या है, प्रबल निर्जलीकारक है। गाइस आप आगे जाकर के भी पढ़ेंगे, जैसे H2SO4 एक स्ट्रॉन्ग एसिड होता है, क्योंकि इसका Ka1 Ka2 से बहुत ज्यादा हैवी होता है, ये बहुत ज्यादा वैल्यू होती है, ये बहुत अच्छा क्या करता है, एक जल का योजन करता है, ये निर्जलीकारक होता है, तो वाटर को ये बहुत जल्दी और स्ट्रांगली रिमूव करता है, हटा देता है, इसलिए इसको हम क्या बोल रहे हैं, निर्जलीकारक बोल रहे हैं। और ये जो निर्जलीकारक है वो इस 68% HNO3 में जो वाटर है उसको रिमूव करके कहां तक बना सकता है, 98% तक इसको संग्रहित कर सकता है। ये सारी कहानी है आपके पास में इसके निर्माण की, गाइस, ठीक है। अब अपन बात करते हैं इसके कुछ गुणधर्मों की या प्रॉपर्टीज की हम बात करते हैं। जैसा मैंने भी इसमें एक स्ट्रक्चर बताया, तो आप ये कह सकते हैं कि भैया नाइट्रिक एसिड क्या है, एक प्लैनर कंपाउंड होता है, मतलब प्लैनर मतलब समतलीय, अब इसके प्रॉपर्टीज की बात करने वाले हैं, गुणधर्मों की, ठीक है। चलिए,
देखिए यह एक रंगहीन द्रव है जिसका Np 231 केल्विन और Bp 355 केल्विन है। समझ रहे हैं ना? Np तो आप जानते ही हैं, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट। T क्या है? मैं बार बार नहीं बताऊंगा इनको। ये है गलनांक, ये है क्वथनांक, ठीक है ना, बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, तो ये क्या होता है? एक रंगहीन द्रव होता है HNO3 जिसके Np कुछ इस टाइप से होते हैं। यह एक समतलीय संरचना का यौगिक है। क्या है देखिए जरा, ये लैमस्टोन स्ट्रक्चर नहीं है गाइस, थोड़ा सा स्ट्रक्चर में आप कंफ्यूज नहीं होना, क्योंकि स्ट्रक्चर एग्जैक्टली यहाँ डबल बॉन्ड और यहाँ पे क्या होता है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड आता है, रेडियो बॉन्ड जिसको हम कहते हैं। यहाँ पे अपन इसकी समतलीय स्ट्रक्चर को शो कर रहे हैं, इसलिए मैंने इसको ऐसा लिख दिया है। ठीक है, तो ये क्या हो गया, एक समतलीय स्ट्रक्चर दर्शाता है, जिसको आप सिंपली ये कह सकते हैं कि गैसियस स्टेट में जनरली क्या होता है, गैसियस स्टेट के अंदर होता है। ओके, और इसका जो भी अपन ने 68% की बात की थी ना, 68% ग्रेड की बात की थी, तो इसका जो कंसंट्रेशन है, सांद्रता है 68%, वो किसमें होती है? वो लेबोरेटरी ग्रेड होती है। मतलब लैब में जो HNO3 आप देखोगे वो बहुत ज्यादा सांद्र नहीं होता है। वो कितना होता है लैब में, ये है कितना होता है, 68% होता है। जब आप यूज करोगे ना लैब में, तो आप देखना कि वो 68% HNO3 होगा, 98% नहीं होगा, क्योंकि लेबोरेटरी के अंदर क्या होता है, थोड़े ग्रेड स्लो होते हैं, डाउन होते हैं, ताकि हैजार्डस ना हो, उससे ज्यादा नुकसान ना हो। ठीक है, अब देखिए ये स्ट्रॉन्ग एसिड होता है। ठीक है, स्ट्रॉन्ग एसिड है, इसको अपन समझते हैं। HNO3 एक स्ट्रॉन्ग एसिड है। क्योंकि कैसे पता चलेगा? क्योंकि यह है जलीय विलयन में, जलीय विलयन में क्या देता है गाइस, ये देता है H3O+, H3O+ देता है। देखिए कैसे, HNO3 को जलीय विलयन में रखोगे, दैट मींस इट्स गोइंग टू रिएक्ट विद द वाटर। अब देखो पानी क्या होता है, जल का अणु क्या होता है, ये होता है एम्फोटेरिक, उभयधर्मी। इसका मतलब अगर इससे कोई स्ट्रॉन्ग एसिड आएगा तो उससे ये H+ ले लेगा। अगर कोई कम स्ट्रॉन्ग एसिड आता है वाटर से भी, तो उसको ये H+ देगा, दैट मींस उसको ये बेस की तरीके से बिहेव करवा देगा। जैसे हमने पहले भी पढ़ा है, NH3 क्या करता है, वाटर के साथ क्या दे रहा है गाइस, OH- दे रहा था कि नहीं दे रहा था, ये रिएक्शन हो रही थी, है ना। तो देखो इसने क्या किया, इसको H+ दे दिया, खुद किसमें कन्वर्ट हो गया, OH- में। तो ये क्या हो गया, इसको बेस की तरह बिहेव करवा देता है। और यहाँ पे आप देखोगे तो क्या दे रहा है, मैंने लिखा है यहाँ पे हाइड्रोनियम आयन देता है, इसके साथ वाटर के साथ। तो देखिए रिएक्शन कैसी हो जाएगी, दिस इज हाइड्रोनियम आयन, H+ इधर आ गया, तो दूसरा क्या बच गया हमारे पास, नाइट्रेट आयन बच गया। इसको क्या कहते हैं, हाइड्रोनियम आयन। अब वाटर को क्या कर दिया इसने, H+ दे दिया, इसका मतलब ये क्या है, ये एक स्ट्रॉन्ग एसिड है, जिसको आप इससे जस्टिफाई कर सकते हैं कि भैया वाटर के साथ रिएक्ट करके ये हाइड्रोनियम आयन H3O+ दे रहा है, दैट मींस HNO3 एक स्ट्रॉन्ग एसिड है। ठीक है, अब देखिए इसकी बहुत ही खास कहानी की हम बात करते हैं, और वो कहानी क्या है, वो कहानी है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होने की। इसको हम थोड़ा सा हटा दो, पूरा हटा देता हूं। प्रॉपर्टीज ही चल रही बच्चों की। देखिए यह एक प्रबल ऑक्सीकारक, ठीक है, ये बात तो हमें समझ में आ गई।
ऑक्सीकारक, किसी भी एसिड का ऑक्सीकारक होने का मतलब क्या है, वो खुद का तो अपचयन कर लेगा और सामने जो भी उससे जुड़ रहा है उसका ऑक्सीकरण कर देगा। ये बात समझिए आप, ठीक है। तो ये क्या है, एक प्रबल ऑक्सीकारक है जो जो क्या कर देगा, जो उत्कृष्ट धातु, आई होप कि आप समझते हैं, नोबल मेटल्स उत्कृष्ट धातुएं समझते हैं। उत्कृष्ट धातु कौन, गोल्ड, सिल्वर, प्लेटिनम आदि के अलावा, इनको छोड़कर, इनके साथ में कोई रिएक्शन नहीं कर सकता है, इनका ऑक्सीकरण नहीं कर पाएगा, के अलावा लगभग सभी धातुओं का ऑक्सीकरण करता है। जैसे रिएक्शन देखना, एग्जांपल। अच्छा, एक चीज ध्यान रखना, सांद्रता के आधार पर इसका उत्पाद भिन्न होता है, ठीक है। अब देखिए ये क्या करेगा, जैसे किसी मेटल को आप HNO3 में डालते हैं तो क्या होगा, उस मेटल में से क्या होगा, वो मेटल उसमें डिसॉल्व हो जाएगा, उसमें घुल जाएगा। इसका मतलब उस HNO3 ने उस धातु को ऑक्सीकृत करके घोल दिया है, नाइट्रेट में कन्वर्ट कर दिया है, ठीक है। तो उसी को हम बोल रहे हैं कि भैया वो लगभग सभी धातु को ऑक्सीकरण करता है, घोल देगा। इनके अलावा ये कौन है, उत्कृष्ट धातु। उत्कृष्ट धातु क्या होती है कि किसी विशेष परिस्थिति में तो ये घुल जाती है, अभिक्रिया कर लेती है, बाकी नहीं करती, उन्हीं को उत्कृष्ट धातु या उत्कृष्ट गैसेस, इनर्ट गैसेस है ना आपकी नोबल गैसेस, वो वाली उसमें होती है। और इसमें मैंने कहा कि भैया सांद्रता के आधार पे इसका प्रोडक्ट चेंज होता है बच्चों, ये ध्यान रखना। देखिए कैसे, आप अगर कॉपर को HNO3 से आप रिएक्ट करवाते हैं, ठीक है, एक है, और दूसरा है कॉपर को आप HNO3 से रिएक्ट करवाते हैं, ये तो है डाइल्यूट कंडीशन है और ये आपकी कॉन्सेंट्रेटेड कंडीशन है। मैं ये उम्मीद कर सकता हूं कि आप डाइल्यूट और कॉन्सेंट्रेटेड को समझ रहे हैं। क्या अर्थ है डाइल्यूट और कॉन्सेंट्रेटेड, पहले आप ये समझ लीजिए। डाइल्यूट का मतलब क्या होता है कि इसकी सांद्रता भी कम है, HNO3। क्यों मैं अलग अलग लिख रहा हूं, क्योंकि हमें पता है कि HNO3 किसी भी धातु से रिएक्ट करेगा तो सांद्रता बदलते ही उत्पाद बदल जाता है। तो अगर मैं HNO3 को डाइल्यूट तनु रखता हूं तो मेन प्रोडक्ट जो है कॉपर का नाइट्रेट, वो तो बनेगा ही बनेगा, ठीक है ना, कॉपर का नाइट्रेट तो बनेगा ही बनेगा, लेकिन उसके साथ में कौन बनता है, NO नाइट्रिक ऑक्साइड बनता है। लेकिन जैसे ही HNO3 को आप क्या करते हैं, कॉन्सेंट्रेटेड फेज में ले जाते हैं, इन दैट केस इट गिव्स NO2 plus H2O। तो देखिए आप यहाँ पे प्रोडक्ट चेंज हो रहा है गाइस, और ये प्रोडक्ट किसके बिहाफ पे चेंज हो रहा है, उसकी कॉन्सेंट्रेशन के बिहाफ पे चेंज हो रहा है। ठीक है ना। और जैसे कि आप इसको क्या करना चाहें, किसी और के साथ में, मेटल के साथ में चेक करना चाहें तो इसको चेक कर सकते हैं। जैसे अनदर एग्जांपल यू कैन पुट इट ओवर विद द जिंक। जिंक के साथ में आप इसको ले सकते हैं HNO3। पहले मैंने ले लिया डाइल्यूट और फिर मैं ले रहा हूं इसको कॉन्सेंट्रेटेड, ठीक है ना गाइस। तो मैंने क्या ले लिया, एक बार में इसका सांद्र रूप ले लिया है और एक बार में इसका तनु रूप ले लिया है, जो आप देख सकते हैं आपके सामने है, ठीक है। देखना जरा, वही जिंक है तो जिंक का तो नाइट्रेट बन जाएगा, Zn नाइट्रेट NO3 ट्वाइस, इसमें भी क्या होगा, जिंक का नाइट्रेट बन जाएगा, ठीक है। ये बात तो हमें समझ में आती है कि यहाँ पे इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट 0 है और यहाँ पे क्या होगी +2। ये समझ रहे हैं ना कि NO3 पे क्या होता है -1, तो कितने NO3 2, तो कितना हो गया NO3 टोटल कितना हो गया -2, तो जिंक पे क्या होगा +2। तो जिंक 0 से +2 में चला गया तो ऑक्सीकरण नहीं हुआ ना, यहाँ पे एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं दे रखा था, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन दे रहा है, इसका मतलब ऑक्सीडाइज्ड है। ये कॉपर, ये जिंक सब ऑक्सीडाइज्ड है, वो किसकी वजह से हुए हैं, इस HNO3 की वजह से हुए, ठीक है। अब इसमें जो नेक्स्ट प्रोडक्ट बनता है गाइस, वो बनता है इसमें N2O और ये NO2,
ठीक है, प्लस H2O प्लस H2। तो आप देखिए कि प्रोडक्ट का डिफरेंस है। प्रोडक्ट जो जिंक के HNO3 के साथ रिएक्शन से बन रहा है वो भी डिफरेंट है डाइल्यूट में और कॉन्सेंट्रेशन में। एंड आप कॉन्सेंट्रेटेड का देखेंगे तो ठीक है। तो देखिए अब हमने यहाँ पे क्या देखा गाइस कि ये क्या कर रहा है, इन धातुओं को ऑक्सीकृत कर रहा है। इससे हम क्या आइडेंटिफाई कर रहे हैं कि आपका जो नाइट्रिक एसिड है वो एक अच्छा ऑक्सीकारक है या प्रबल ऑक्सीकारक है, क्योंकि ये क्या कर रहा है, धातु को ऑक्सीकृत कर रहा है। कौन सी धातुओं को छोड़ करके उत्कृष्ट धातु जिनको अपन नोबल मेटल्स कहते हैं, मैं कारण भी आपको बताऊंगा और वो कहाँ घुल सकती हैं उसके बारे में भी मैं आपको बताऊंगा, क्यों नहीं इसमें घुल रही है वो भी मैं बताऊंगा। ठीक है, देखो आपके पास में कौन सी धातु को यदि घोल पाएगा, नहीं ऑक्सीकृत कर पाएगा, जो उत्कृष्ट धातु है गोल्ड सिल्वर प्लैटिनम ये है, इनको ये नहीं कर पाएगा। पहली बात, इनको आपको एक्वारेजिया के अंदर डिसोल्व करना पड़ेगा, जो क्या होता है 1 पार्ट HNO3 और 3 पार्ट HCl, जिसमें आप घोल करके ही इनको डिसोल्व कर सकते हैं गोल्ड सिल्वर प्लैटिनम को। ये क्या है, उत्कृष्ट धातुएं हैं और केवल विशेष परिस्थिति में ऑक्सीकृत होती है, रिएक्ट करती हैं, घुलती हैं, जो क्या है आपकी एक्वारेजिया में ये घुल सकता है। पहली बात। दूसरी बात, आप ये कहते हैं कि भाई अगर कहीं नहीं घुलते हैं, ये इतना स्ट्रॉन्ग HNO3 ऑक्सीकारक है, उसमें भी अगर ये नहीं घुल रहे हैं तो फिर कब घुलेंगे, और अगर नहीं घुलते तो इनका एक्सट्रैक्शन जो इनको अपन अर्थ से धरती से प्राप्त करते हैं अयस्क के रूप में, तो वहां से इसको कैसे साफ करते हैं, तो घुलता है लेकिन एक्वारेजिया में घुलेगा, HNO3 में नहीं घुलता है। ठीक है, फिर हमने कहा कि जो भी घुलेंगे बाकी लगभग सब घुल जाएंगे, वो क्या होंगे, उसकी सांद्रता के आधार पर प्रोडक्ट अलग अलग देंगे। ठीक है, इसमें एक कहानी देखिएगा गाइस कि कुछ ऐसी धातुएं हैं जो उत्कृष्ट भी नहीं है और फिर भी पूरी तरीके से ऑक्सीडाइज नहीं होती है, घुलती नहीं है, या रिएक्ट नहीं करती है। जैसे आप बोल सकते हैं कि एल्यूमिनियम हो गया, है ना, एल्यूमिनियम हो गया, इसके अलावा बोरॉन फैमिली के अंदर बोरॉन होता है, या फिर आप बात कर सकते हैं सिंपली क्रोमियम हो गया। ये धातुएं जो है वो क्या नहीं होती हैं, वो उत्कृष्ट नहीं है। देखिए एल्यूमिनियम, क्रोमियम, धातु भी HNO3 से अभिक्रिया नहीं करती, है ना। कारण क्या है, आप बोलेंगे कि सर अगर कॉपर कर सकता है, जिंक कर सकता है, तो इनको क्या दिक्कत है। भैया अगर उत्कृष्ट है तब तो मानते हैं कि भैया वो बहुत ही कम रिएक्टिव है, लेकिन ये तो उत्कृष्ट भी नहीं है, इनके पास तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन पड़े हैं, आसानी से डोनेट किया जा सकता है, आसानी से ऑक्सीकरण हो सकता है, लेकिन फिर भी क्यों नहीं हो रहा। एक ही कारण है, रिएक्शन तो कर सकता है ये, लेकिन एक ही कारण है, क्योंकि ये धातु एक ऑक्साइड की परिरक्षित परत बना लेती है। ठीक है, कहने का मतलब एल्यूमिनियम को आपने HNO3 से रिएक्ट कराया तो उसकी सरफेस पे तो रिएक्शन होगी, लेकिन उसकी सरफेस पे क्या बन जाएगा, उसके ऑक्साइड की एक परत जम जाएगी, जो क्या करेगी, बाकी एल्यूमिनियम को HNO3 से रिएक्ट होने से रोकेगी। ठीक है, तो परिरक्षण हो गया है। इसलिए एल्यूमिनियम, क्रोमियम जैसी धातुएं उत्कृष्ट ना होते हुए भी क्या कर सकती हैं, इससे HNO3 से रिएक्ट नहीं कर रही है। गाइस बोलो ये चीज समझ में आती है। जैसे आप देखेंगे कि हमारे ओवरहेड वायर्स होते हैं, है ना, जैसे इलेक्ट्रिसिटी के वायर होते हैं ना, जो ऊपर से पोल्स के ऊपर से जाते हैं, एल्यूमिनियम के नए नए होते हैं तो काफी चमकते हैं वो, लेकिन जैसे पुराने हो जाते हैं थोड़े से तो वो उनका शाइनिंग डल हो जाती है, उनकी चमक खत्म हो जाती है। क्यों है, कारण क्या है, एनवायरमेंटल एसिड्स हैं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स हैं, उनसे वो ऑक्सीडाइज होकर के उनकी जो ऊपरी परत है वो ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाती है, फिर उसके आगे वो रिएक्ट नहीं करते। अगर आगे रिएक्ट करते तो थोड़े दिनों में टूट चुके होते, लेकिन वो ऑक्साइड की परत जम करके आगे रिएक्शन होती नहीं है, और आगे रिएक्शन नहीं होती तो वो सेफ पड़े रहते हैं। इसीलिए एल्यूमिनियम
या फिर उसके थोड़े बहुत मिक्सचर्स के वायर मैक्सिममली यूज होते हैं कहाँ पे, ओवरहेड वायर्स के अंदर। कॉपर वगैरह यूज करोगे ओपन के अंदर ऐसे, तो एक कारण तो क्या है, इंसान नहीं छोड़ेगा, है ना, इंसान चोर नहीं छोड़ेंगे, भैया कॉपर बड़ा महंगा होता है। कॉपर, हालांकि कॉपर क्या है, एक अच्छा कंडक्टर है, एल्यूमिनियम से अच्छा कंडक्टर है कॉपर। पहली बात तो क्या है, चोरी नहीं छोड़ेंगे उसको, काफी महंगा होता है, चोर काट कूट के ले जाएंगे, वो किसी से नहीं डरते, भगवान से नहीं डरते, चोर तो बिजली से क्या डरेंगे। दूसरा कारण क्या है, कॉपर क्या करेगा, कंटिन्यूअसली ऑक्सीडाइज होता रहेगा, रिएक्ट होता रहेगा, जंग लग जाएगी कॉपर की। आप बोलेंगे सर जंग तो लोहे पे लगती है, कॉपर पे थोड़ी लगती है। अरे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पढ़ाई थी ना मैंने, उसमें क्या क्या कहा था कि किसी को भी जंग लग सकती है। हालांकि जंग लगने का मतलब क्या है, रस्टिंग, वो केवल लोहे पे, शब्द लोहे पे यूज करते हैं, कॉपर पे हम शब्द क्या यूज करेंगे, क्या यूज करेंगे, ऑक्सीकरण होगा, ठीक है, ऑक्सीकरण होगा। तो कॉपर ऑक्सीकृत भी हो सकता है, खराब हो जाएगा, इसलिए वह यूज नहीं करते। समझ में आई बात, ठीक है। इसके बाद में देखिए हम एक और चीज इसमें बात करेंगे कि ये जो आपके पास में है कंपाउंड, जो आपके पास में नाइट्रिक एसिड है, ये ऑक्सीकारक है, धातुओं का ऑक्सीकरण कर रहा है, तो क्या धातुओं का भी ऑक्सीकरण कर सकता है क्या? तो देखिए HNO3 विभिन्न अधातुओं का भी ऑक्सीकरण करता है। देखें कैसे, जैसे आयोडीन, आयोडीन क्या होता है, अधातु होता है, और वो क्या करता है, उसका ऑक्सीकरण कर देता है। कौन कर देता है उसका ऑक्सीकरण? HNO3 कर देता है गैस, ठीक है ना। और किस में कन्वर्ट कर देगा, किस में कन्वर्ट कर देगा, उसको आयोडिक एसिड में कन्वर्ट कर देगा। जैसे आप देखें HNO3 क्या करेगा उसको, देखिए HNO3 इसको व्हाट इट इज, आयोडिक अम्ल। तो देखिए आयोडीन जो है उसका ऑक्सीकरण हुआ या नहीं हुआ, आप ये खुद ही देखिए कि आयोडीन जो है अभी जीरो स्टेट के अंदर है, ठीक है, जीरो स्टेट में है। यहां पे देखो आयोडीन कैसा है, आयोडीन से आयोडीन क्या है, एक्सेसिव कार्बन है, दोनों सेम नेचर के हैं, इसलिए यहाँ पे दोनों की ऑक्सीकरण अवस्था जीरो है। यहाँ पे देखो 3 2 जा 6 ऑक्सीजन की -2 होती है ना, तो 3 2 जा 6 -6, उसमें से एक प्लस का H है, हटा दो तो कितने बचे, -5। पूरे -5 को कौन बैलेंस कर रहा है, आयोडीन। तो यहाँ पे ये क्या है, ये +5 की स्टेट में है आयोडीन। तो देखो 0 से +5 में चला गया है, काफी ज्यादा हद तक इसका ऑक्सीकरण HNO3 ने कर दिया है, ठीक है। अब इसके बाद में देखिए जैसे सल्फर है गाइस S8, सल्फर को भी ये क्या कर सकता है, ऑक्सीकृत कर देगा, और क्या दे देता है, H2SO4 प्लस NO2 प्लस वाटर मॉलिक्यूल इज बीइंग लिबरेटेड आउट, ठीक है। तो सल्फर, अच्छा S8 से कंफ्यूज नहीं होना बच्चों, S8 जो है वो क्या है, ठीक है, ये एक इसका एलोट्रोप है, अपर रूप है ना। तो S के सल्फर के अपर रूप होते हैं बहुत सारे, सल्फर S1 S2 से लेकर के S20 तक के सल्फर मिलते हैं, जनरली S6 और S8 मिलते हैं, सल्फर में हम इनको पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये क्या बन रहा है, देखो सल्फ्यूरिक एसिड बन गया ना, सल्फ्यूरिक अम्ल बन गया, है ना, बहुत सिंपल। ये क्या करता है, कार्बन को भी क्या कर देगा, ऑक्सीकृत कर सकता है, CO2 में कन्वर्ट कर देगा। अच्छा आप बोलेंगे कि सर फिर क्या CO2 भी एसिड है क्या? यस ऑफ कोर्स CO2 एक एसिड होता है। आप बोलेंगे सर एसिड कैसे, ये गैस है? तो गैस भी एसिडिक हो सकती है, गैस की नेचर भी क्या हो सकती है, एसिडिक हो सकती है। कैसे हो सकती है देखिए जरा, ठीक है।
CO2 जो होती है ना गाइस, वो एसिडिक होती है, अम्लीय प्रकृति की होती है। क्यों? क्योंकि ये क्या करेगा, वाटर के साथ रिएक्ट करके H2CO3 कार्बनिक एसिड देता है, जो क्या देगा, H+ देगा। तो जो भी जल के साथ रिएक्ट करके H+ दे दे उसको तो हम क्या कहते हैं, एसिड, और जो क्या दे दे, OH- दे दे उसको कहते हैं बेस। अभी अपन ने HNO3 को एसिड होने पर सिद्ध किया था कि भैया HNO3 क्या है, एसिड है। क्यों एसिड है वो हमने वहां पे लिखा था, ठीक है। अगर आप फास्फोरस की बात करते हैं तो फास्फोरस के साथ में ये रिएक्टर की क्या हाल बनाएगा उसका, फास्फोरस का क्या हाल बना देगा, देखो ये भी क्या है, एक एलोट्रोप है बच्चों, फास्फोरस का भी एक अपर ग्रुप है, इसका क्या हाल कर देगा, फास्फोरिक एसिड H3PO4 + NO2 + H2O, ठीक है, H2O। ये क्या है, एक फास्फोरिक एसिड, फास्फोरिक अम्ल, ठीक है। तो देखिए ये क्या है, बहुत सारे हमारे पास में अधातुएं हैं जिनका ऑक्सीकरण क्या कर सकता है, HNO3 कर सकता है। हमने कहा कि भैया ये धातुओं का ऑक्सीकरण करता है, तो केवल धातुओं का ही नहीं, ये क्या कर सकता है, अधातुओं का ऑक्सीकरण भी कर देता है, ठीक है। बात समझ में आ गई क्या आप लोगों को, ठीक है ना। चलिए अब इसके अंदर एक छोटी सी चीज अपन और बात करेंगे, हम बात करेंगे कि कॉपर जो है वो HNO3 में घुल रहा है। यहाँ पे देखिए ये घुल रहा है, यहाँ पे HNO3 में कॉपर घुल रहा है अलग अलग कॉन्सेंट्रेशन पे। तो इस कॉपर के ऊपर एक आपके पास में क्वेश्चन आया है ना बच्चों, देखो क्वेश्चन क्या आता है। क्वेश्चन ये है कि कॉपर को आप HCl में डालते हो, ठीक है। अगर कॉपर को आप HCl में डालते हो, कॉपर + HCl, नो रिएक्शन, कोई रिएक्शन नहीं होगी। जबकि कॉपर + HNO3 है तो वो क्या दे देगा, रिएक्शन देगा, और कॉपर का नाइट्रेट + NO2 + H2O देता है। अब आप जरा ध्यान देना, मैं कह रहा हूं कि भैया कॉपर को HCl से आप रिएक्ट कराओगे तो अगर होता तो ये हो सकता था, इसके अलावा कोई चारा नहीं था, ठीक है ना, इसके अलावा कोई चारा नहीं था। हालांकि रिएक्शन नहीं होती है, मैं आपको ऐसे समझा रहा हूं। ये क्यों नहीं होगी, क्योंकि कॉपर ने क्या किया, इस हाइड्रोजन को रिप्लेस करके उसकी जगह आकर के बैठ गया। मतलब ये 0 स्टेट में है और यहाँ पे ये +2 में आ गया। मतलब कॉपर अपने आप को ऑक्सीकृत कर दे और हाइड्रोजन को क्या कर दे, अपचयित कर दे। देखिए +1 से 0 में चला गया। तो ऑक्सीकरण किसका होता है, जिसका विभव कम होता है हमेशा। कॉपर का विभव कितना है, 0.34 वोल्ट, और हाइड्रोजन का कितना है, 0.00। कम किसका है, हाइड्रोजन का है। तो ऑक्सीकरण किसका होना चाहिए, हाइड्रोजन का होना चाहिए। ये तो अपचयन हो रहा है, इसका मतलब हाइड्रोजन तो पहले से ऑक्सीकृत अवस्था में है, तो ये रिएक्शन नहीं होगी। आप ऐसे पोटेंशियल से इसको पहचान सकते हैं बच्चों, ये बात समझ में आ गई। तो देखो आप क्या लिख सकते हैं, हाइड्रोजन का, इसमें मैं बता रहा हूं, हाइड्रोजन का विभव कॉपर से कम है, अतः यह है अपचायक होगा, वह कॉपर से स्थानांतरित नहीं होगा, है ना। कॉपर उसको उसकी जगह से रिप्लेस नहीं कर सकता, क्योंकि कॉपर रिप्लेस करेगा इसका मतलब हाइड्रोजन को अपचयित करना पड़ेगा। और अपचयन कौन कर सकता है, जिसका विभव कम है, खुद ऑक्सीकृत होगा सामने वाला अपचयन। अरे भैया विभव कम किसका था, हाइड्रोजन का था, इसलिए ये क्या कर सकता है, कॉपर को उल्टा अपचयित कर देगा, लेकिन कॉपर से अपचयित खुद नहीं होगा, तो हाइड्रोजन को नहीं छेड़ पाएगा, मतलब इसमें नहीं खुलेगा। यहाँ पे देखो, फिर आप कहोगे कि सर वही HNO3 के अंदर है H और इसमें भी H है, तो अगर इसमें ऐसा नहीं होना तो इसमें भी नहीं होना चाहिए। यस ऑब्वियसली इसमें भी ऐसा नहीं होगा, लेकिन आप ये देखिए कि HNO3 से जो रिएक्शन है उसमें हाइड्रोजन की वजह से नहीं हो रही है रिएक्शन, ठीक है ना। देखिए जरा मैं क्या कह रहा हूं, HNO3 में NO3 नाइट्रेट आयन एक ऑक्सीकारक है, ऑक्सीकारक है जो कॉपर को घोलता है। मतलब यहां पर जो हाइड्रोजन क्या था, एक ऑक्सीकारक हो सकता था,
वो अपचायक है, इसलिए कॉपर नहीं घुल रहा है। आप यहाँ पे भी हाइड्रोजन पाएंगे, लेकिन यहाँ हाइड्रोजन कारण नहीं है इस कॉपर को घोलने वाला, रिएक्ट करने वाला। कौन है कारण? ये नाइट्रेट है। क्यों है ये कारण? आप इसको पहचानिएगा। देखिए HNO3 जो है वो क्या करता है, HNO3 जो है वो क्या करता है, सबसे पहले ये देता है 2NO2 प्लस H2O प्लस एन्सेंट ऑक्सीजन। व्हाट इट इज? नवजात ऑक्सीजन, है ना। और ये क्या होती है? प्रबल ऑक्सीकारक होती है। और यही क्या है? कारण है इसका, यही कारण है इसका ऑक्सीजन, कॉपर को ऑक्साइड में बदलने का। देख लो आपके सामने रिएक्शन है, इसने क्या कर दिया? कॉपर को ऑक्साइड में बदल दिया है। और अब वो कॉपर क्या करेगा? अब वो कॉपर का ऑक्साइड क्या करेगा? नाउ दिस कॉपर ऑक्साइड इज कैपेबल टू रिएक्ट विद HNO3 और वो क्या दे देगा? कॉपर का नाइट्रेट दे देगा। तो ये जो रिएक्शन है वो डायरेक्ट नहीं हो रही है, ये रिएक्शन डायरेक्ट नहीं हो रही है। इसको कौन करवा रहा है? ये नाइट्रेट करवा रहा है। जो नाइट्रेट इसमें बदला NO2 में बदल करके एन्सेंट ऑक्सीजन दे रहा है, ये कॉपर को कॉपर ऑक्साइड में बदल रहा है। अब कॉपर ऑक्साइड HNO3 से रिएक्ट कर रहा है, कॉपर कभी नहीं कर रहा है, कॉपर ऑक्साइड कर रहा है। जो रिएक्शन आप इस तरीके से देख सकते हैं, ठीक है। अब आप इस रिएक्शन को क्या करते हैं? बैलेंस कर दें। और आप अगर इसको बैलेंस करते हैं देन यू फाइंड, आप इस रिएक्शन को पूरी को बैलेंस कीजिए तो आपके पास में आएगा कॉपर HNO3, कॉपर प्लस HNO3 कितने हो गए? 4, 2 2 4। और देखो ये जो है हमारे पास, ये ऑक्सीजन जो है वो इस ऑक्सीजन से कैंसिल हो गया, है ना। और इधर से ये जो CuO है वो इस CuO से कैंसिल हो गया। बचा क्या हमारे पास? 2 2 4 HNO3 और ये कॉपर बच गया। इधर देखो जरा, हमारे पास क्या बच रहा है? एक तो ये कॉपर का नाइट्रेट CuNO3 2 टाइम्स, है ना। और ये ऑक्साइड इससे कैंसिल हो गया, ये कॉपर ऑक्साइड इससे कैंसिल हो गया, तो NO2 एंड वाटर मॉलिक्यूल प्लस 2NO2 प्लस 2H2O। देखो जी, अब देखने से तो ये वाली रिएक्शन कैसी लग रही है? यूं लग रही है कि भैया ये तो सिंपल कॉपर सीधा सीधा से रिएक्ट कर गया। नहीं, कॉपर सीधा सीधा रिएक्ट नहीं कर रहा है, कर ही नहीं सकता है कॉपर सीधा सीधा रिएक्ट, क्योंकि सीधे सीधे कॉपर को रिएक्ट करने के लिए हाइड्रोजन को हटाना पड़ेगा, जो वो हटा नहीं सकता है। तो यहाँ हाइड्रोजन का कोई रोल नहीं है। यहाँ पे भैया अगर हाइड्रोजन हटती तो H2 गैस रिलीज होती, हाइड्रोजन का कोई रोल नहीं है। HNO3 में कॉपर के घुलने का रोल है किसका? रोल है यहाँ पे उस नाइट्रेट आयन का जो प्रबल ऑक्सीकारक है, ठीक है। उसकी वजह से नवजात ऑक्सीजन वो कॉपर को कॉपर ऑक्साइड में बदल रही है। अब कॉपर ऑक्साइड HNO3 से रिएक्ट करके कॉपर नाइट्रेट दे रहा है, जिसकी कंप्लीट रिएक्शन ये है। बोलो जी, बात समझ में आती है? कितना ऐसे लॉजिकल क्वेश्चंस आपको ये पूछ लेता है कई बार। अब अपन एक और चीज इसमें देखेंगे, क्योंकि वो नाइट्रोजन से जुड़ी हुई है, जिसको अपन क्या बोलते हैं? ब्राउन रिंग टेस्ट बोलते हैं, नाइट्रेट से जुड़ी हुई है, ठीक है। देखिए नाइट्रेट से जुड़ी हुई वो रिएक्शन है, तो उसमें क्या है? ब्राउन रिंग टेस्ट। ध्यान देना बच्चों बहुत अच्छे से, क्योंकि आपको ये लैब में बहुत बहुत काम में आने वाली है। देखिए कैसे है ये, क्या चीज है, मैं क्या आपको बताना चाह रहा हूं। पहले तो इसका नाम है भूरी वलय परीक्षण, ठीक है। देखिए क्या होता है, इसको बोलते हैं ब्राउन रिंग टेस्ट। देखिए एक लाइन देखना इसमें, यह है परीक्षण NO3 माइनस नाइट्रेट आयन की उपस्थिति बताता है कि इसको अपन क्या बोलते हैं? क्वालिटेटिव एनालिसिस ऑफ नाइट्रेट आयन। जैसे आयनों का परीक्षण आपके टेस्ट होगा, लैब में प्रैक्टिकल होगा, तो उसका परीक्षण करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि भैया जो आपके पास सैंपल है उसमें नाइट्रेट है या नहीं है, उसका पता लगाइए। तो आप कैसे पता लगाएंगे? भूरी वलय ब्राउन रिंग टेस्ट से आप इसको पता लगा सकते हैं। इसमें क्या करते हैं? देखिए नाइट्रेट का सैंपल प्लस FeSO4 ताजा बना हुआ
क्या करते हैं, दीवार के सहारे H2SO4 डालते हैं तो भूरी वलय बनती है, अतः NO3- उपस्थित होगा। अब देखो रिएक्शन कैसे हो रही है। हमने नाइट्रेट का सैंपल लिया, मतलब जैसे सोडियम नाइट्रेट ले लिया, तो उसमें क्या है, नाइट्रेट तो होगा ही होगा, है ना। हमने क्या लिया, FeSO4 लिया, तो FeSO4 में Fe क्या है, 2+ स्टेट में है, और यहाँ पर जो H2SO4 डाला उसमें क्या है, ये H+ है। H2SO4 क्या देगा, H+ ही तो देगा, समझ रहे हैं क्या आप, ठीक है। अब देखिए क्या बनेगा, ये जो Fe2+ है वो इसको क्या कर सकता है, अपचयित कर देगा, क्योंकि ये क्या है, प्रबल ऑक्सीकारक है, तो इसका ऑक्सीकरण करेगा। देखो इसका ऑक्सीकरण करेगा तो Fe2+ से 3+ में कन्वर्ट हो गया, है ना, 3+ में कन्वर्ट हो गया, और H2O क्या बन जाएगा, H2O बन जाएगा, 2 + 4, और ये जो नाइट्रेट है वो क्या हो गया, NO में कन्वर्ट हो गया। देखो इसका यहां से यहां क्या हो गया है, ये अपचयन हो गया, और ये क्या हो गया, ऑक्सीकरण हो गया। तो क्योंकि हमारे पास जो NO3 है नाइट्रेट वो प्रबल ऑक्सीकारक है, तो इसका ऑक्सीकरण कर दिया और इसका खुद का अपचयन हो गया। यहाँ देखिए नाइट्रेट का स्टेट कौन सा है, 3 × 6 मतलब +5 स्टेट के अंदर है नाइट्रेट यहाँ, और यहाँ देखो 2- होता है ऑक्सीजन का, तो इस पे क्या हो जाएगा 2+। देखो सीधा +5 से +3 की तरफ अपचयित हो गया नाइट्रोजन एटम यहाँ पर नाइट्रेट में। और आप देखिए कि कितने इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किए, कितने इलेक्ट्रॉन लिए, अभी +5 थे, 5 दे रखे थे, 3 वापस लेगा जब तो +2 में जाएगा, तो 3 इलेक्ट्रॉन इसने लिए। कौन दिया, ये दिया। देखो Fe2+ से 3+, एक 2+ ने कितना, 1 इलेक्ट्रॉन देकर के 3+ में कन्वर्ट हो, कितने हैं, 3 है, तो 3 इलेक्ट्रॉन इसने लिए, एंड इसका हाल ऐसा हो गया। अब जो है हमारे पास दूसरे जो Fe2+ बैठे हैं गाइस, वो क्या कर रखे हैं, इस H2O के साथ एक ऐसा संकुल बना रखे हैं, उसके साथ में ये NO क्या करेगा, रिएक्ट करेगा और कुछ ऐसी रिएक्शन देगा। देखना जरा, ये जो NO है ना, यही क्या है, कारण है बच्चों, किस चीज का कारण है, भूरी वलय का कारण, ठीक है। ये जो कॉम्प्लेक्स बन रहा है Fe2+ का, किसके साथ में, इस NO के साथ में, यही है कारण किस बात का, इस भूरी वलय बनने का। देखिए कैसी नजर आएगी, ये आपकी टेस्ट ट्यूब है, ये टेस्ट ट्यूब होगी, और ये आपने इसमें क्या डाल दिया, सारा मिक्सर डाल दिया, तो यहाँ पे क्या होगी, ये ब्राउन कलर की एक रिंग बनेगी ऐसे। इसको बिल्कुल स्टेबल रखना है, इस टेस्ट ट्यूब को हिलाना नहीं है, तो आप पाएंगे कि ये क्या है, भूरी वलय बनेगी, रिंग बन रही है। अगर ये बनी तो आप बोलेंगे कि भैया सफल हो गए, नाइट्रेट इसमें प्रेजेंट है, आप उसको बता सकते हैं। नहीं बनी तो आप क्या कहेंगे कि आपके पास ये नाइट्रेट का सैंपल है ही नहीं, नाइट्रेट नहीं था इसीलिए नहीं बन, होता तो बनती, ठीक है। तो ये सारी कहानी है इस नाइट्रिक एसिड और इससे रिलेटेड कई चीजों की, ठीक है ना। यूजेस आप देखेंगे तो कई सारे फर्टिलाइजर्स होते हैं, है ना, नाइट्रोजन के जो नाइट्रिक एसिड से बनते हैं, कई सारे कंपाउंड होते हैं, जैसे आप ट्राइनाइट्रेट्स की बात कर सकते हैं, नाइट्रोग्लिसरीन की, ट्राइनाइट्रोटोलुइन की, या ऐसे विस्फोटक पदार्थों की भी आप बात कर सकते हैं, रॉकेट वगैरह में ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह इसको यूज करते हैं। तो यूजेस है बहुत सिंपल से, ठीक है, आप उनको सेल्फ जस्टिफाई आइडेंटिफाई करने, ठीक है। तो ये हुआ आपका नाइट्रिक एसिड, उसके बारे में जो चीज आपको जाननी चाहिए थी मैंने सारी बताई। चलिए धन्यवाद आज के लेक्चर के लिए, मिलते हैं अगले लेक्चर में।